Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your lecturer, Midhat Abbas. Students, we're continuing with chapter 2, which is Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. आइए चल के देखते हैं कि आगे फिर क्या हुआ. Okay students, आपको याद होगा हमने कहाँ छोड़ा था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में. ये वो रिफॉर्म्स थी जिन्होंने मुसलमानों को एक आइडेंटिटी दे दी थी और एक एक्सेप्टेंस दे दी थी इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट कि मुसलमान एक सेपरेट नेशन है. अब आगे क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट. हिंदूज उस वक्त पॉलिटिकली इकोनॉमिकली मुसलमानों से बहुत बेहतर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी ऑलरेडी जो कि 1885 में बनी थी और वो तब से जो है वो राइट्स ऑफ इंडियंस as they used to call it, all the citizens of the United India pre-partition, वो उनके rights के लिए fight करती थी या they used to project the rights of those Indians to the government. However, मुसलमानों का अब ये मानना था कि they religiously and as a nation wanted a separate identity. Since government gave the approval, then in 1916, All India Muslim League and Congress held a joint session in 1916 to conclude an agreement called Lucknow Pact. 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक जॉइंट मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया लखनऊ पैक्ट के नाम से. अब सिंस ये लखनऊ में साइन हुआ था इसलिए इसका नाम लखनऊ पैक्ट है. लेकिन इस पैक्ट में हुआ क्या था? जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि फाइनली हिंदूज ने भी मुसलमानों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया था एंड दे एक्सेप्टेड देयर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, कि पॉलिटिकली उनको एक सेपरेट कोटा या एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाए जिसके थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें इन इंडिया. The demand for separate electorate was accepted, giving identity to Muslims. By now, political upfront पे हम सर सैयद अहमद खान की बात कर चुके हैं, फिर सर आगा खान आए who was similar deputation में. Then Quaid-e-Azam was emerging as a prominent figure in the political scenario of the Indian subcontinent. He was a lawyer. Initially, he was a part of Indian Congress, but when he saw जब उनको ये नजर आया कि ये पॉलिटिकल पार्टी इंटायरली इंडियंस के लिए काम नहीं कर रही है, इसका कहीं ना कहीं झुकाव हिंदूज की तरफ है, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जब ये पैक्ट साइन किया तो उससे सिर्फ 3 साल पहले कायद-ए-आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1913 एंड ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अब कायद-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और ये लखनऊ पैक्ट साइन होने में उनका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल था. He was up till now not in the favor of Hindu-Muslim division or in the favor of the two nation theory, जो कि इलामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान जिसके बहुत बड़े फेवर में थे. They used to say कि Hindus and Muslims are two separate nations, religiously, culturally and socially, और वो इकट्ठे exist नहीं कर सकते. However, Quaid-e-Azam having an independent thinking was not in favor of this up till now. लेकिन उनको भी अब हालात बदलते नजर आ रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने का मकसद ही यही था कि वो किसी ऐसी चीज का साथ नहीं देना चाहते जो कि मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो. सो बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ये एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें मुसलमानों को आइडेंटिटी मिली और कायदे-ए-आज़म का मकसद सिर्फ इतना था कि आगे बढ़ने के लिए आपस के झगड़ों को खत्म करना जरूरी है. जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स इंडिया में इतने सालों से अप्लाई करके बैठे हुए थे और राज कर रहे थे वो यही थी कि दे वर डिवाइडिंग एंड रूलिंग, कि आपस में लड़ा दो और खुद रूल करते रहो. सो ही वॉज अगेंस्ट दैट. नाउ हुआ क्या? ये जब 1916 में ये पैक्ट लखनऊ का साइन हुआ तो तब पॉलिटिकल अपफ्रंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक और चीज चल रही थी. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 वाज स्टार्टेड. इसमें 2 साइड्स थी, जर्मनी एंड ब्रिटिश. अब ब्रिटिशर्स को क्योंकि उनकी आर्मी में हिंदूज और मुस्लिम्स और ये इंडियन लोग ही थे जो उनकी आर्मीज का हिस्सा थे, ब्रिटिशर्स उनको वहां भेजते थे लड़ने के लिए. कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता था कि सिंस टर्क्स वर साइडिंग विद जर्मनी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि कहीं इन मुसलमानों के या इन लोगों के दिलों में ये ना आ जाए कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टर्क्स हु आर आल्सो मुस्लिम्स. सो दे कंटिन्यूड देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. लेकिन हुआ क्या? एज अ रिजल्ट इट वाज वर्ल्ड वॉर 1. दे वर मैसिव मैसेकर, इंडियन सैक्रिफाइसेस वर मेड बिकॉज आर्मी ब्रिटिश की थी लेकिन लोग तो इंडियन लड़ रहे थे ना, तो जितनी भी डेथ्स हुई थी, जितने भी लोग मारे गए थे वो इंडियंस थे.
Then Turks, I just told you कि they were siding Germany. अब हुआ ये था कि दोनों parties, which is Hindus and Muslims, somehow All India Muslim League and Indian National Congress, they somehow wanted the same thing, that they wanted, by now they were clear about their political upfront, और उनको पता था कि उनको आज़ादी चाहिए और उनको सेल्फ रूल चाहिए, मतलब वो इंडिया में अपना रूल चाहते हैं. They no more want the colonial power, the Britishers on them. So ये सेल्फ रूल जब दोनों पार्टीज ने डिमांड कर दिया था तो उन दोनों का ये पैक्ट साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट था फिर. So इसलिए they came together because of all these four factors to be a part of a demand where they want the self-rule and they want freedom from the British rule. Now, this scenario led to the fact that World War I ended. It ended in 1918. Germany lost. So obviously Turks क्योंकि Germany की side पे थे, they also lost. Britishers ने उनके against बहुत rough attitude अपना लिया. They deprived them of Saudi Arabia, Syria, Iraq, Palestine and Jordan. टर्की से जब ये जियोग्राफिकली सारी प्लेसेस ले ली गई तो टर्की की अपनी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ गई थी. मुसलमानों की इस चीज के साथ बहुत अटैचमेंट थी. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत का जो था तरीका वो जारी था. देयर वाज कैलिफ इन द टर्की. सो खिलाफत मूवमेंट वाज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर. Muslims of the subcontinent combined together and they started a Khilafat movement to save the Caliph of the Ottoman Empire. अब ये Khilafat movement start हुई 1919 में, 1919 में. अब इस Khilafat movement का objective क्या था? वो थे Turkish Khilafat should remain intact, as I told you earlier, कि basic reason ही यही था. Holy places of Muslims should remain in the protection of Turks. कि टर्की में और इन सब एरियाज में जो मुस्लिम प्लेसेस हैं उन सबको टर्क्स के अंडर रहना चाहिए, अंडर ब्रिटिश नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो फ्रीडम चाहते थे रिलीजियस. द टर्किश बाउंड्रीज शुड नॉट बी चेंज्ड एंड ऑब्वियसली कि जियोग्राफिकली टर्की को अकेला ना किया जाए एंड इट्स बाउंड्री शुड बी द सेम. सो खिलाफत मूवमेंट वाज अ मूवमेंट, एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द मुस्लिम्स व्हिच वर लिविंग इन टर्की. बट इसको स्टार्ट किसने किया था? मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ने. अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत कुछ नजर आ रहा था. हिंदू मुस्लिम यूनाइट होते नजर आ रहे थे. उनकी से एक डिमांड जो कि कॉमन डिमांड बन गई थी सेल्फ रूल की, कि ब्रिटिशर्स वहां से चले जाएं और हिंदू और मुस्लिम एज ए नेशन वहां पे अकेले रह सकें एंड दे शुड हैव देयर सेल्फ गवर्नमेंट, कि उनके अंदर से ही उनका लीडर हो एंड दे शुड हैव देयर ओन गवर्नमेंट. And because of the Khilafat movement, they were not happy with the Muslims. So there were two incidents which took place meanwhile. Jallianwala Bagh massacre. ये एक massacre था which took place in 1919. 13th April 1919 को जलियांवाला बाग एक जगह थी पंजाब में, अमृतसर में. वहां पे एक क्राउड इकट्ठा हुआ था इंडियंस का. एंड दे वर अनआर्म्ड, नॉन वायलेंट तरीके से वो अपना एक जलसा कर रहे थे. उस जलसे पे उस वक्त एक जनरल था, जनरल डायर. उसने अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर पास किया था कि इस जगह को बंद करके, उसके गेट बंद करके अंदर फायरिंग कर दी जाए. इट वाज ब्लडशेड. ऑलमोस्ट 400 पीपल डाइड इन दैट मैसेकर, जिसका कोई ना रीजन था ना कोई वजह थी. Then there was this Rollout Act. It was passed. ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए पास किया था बिकॉज वो इंडियंस से, which included Hindus and Muslims, उनसे उनके राइट्स वापस लेना चाह रही थी, लेजिस्लेटिवली भी, पॉलिटिकली भी. ये दो एक ऐसे इंसिडेंट्स थे which fueled the non-cooperation movement. अब पॉलिटिकल सिनेरियो पे महात्मा गांधी एज अ लीडर फॉर हिंदूज, he was getting famous. He was being prominent as he was playing an important role for Indian National Congress. Non-cooperation movement basically महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी. और इस non-cooperation movement का सिर्फ एक मकसद था, that he, according to his ideology, wanted to show government that in a non-violent way आप fight put up कर सकते हो. मतलब हथियार उठाए बगैर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइजिंग कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू हिम हथियार उठाना किसी चीज का हल नहीं था, तो ही स्टार्टेड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे ये:
नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, टू क्विट गवर्नमेंट सर्विसेज, कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, वो लोग रिजाइन कर दें. मुस्लिम्स नॉट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज, और आर्म फोर्सेज का हिस्सा बनना छोड़ दें. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, इकोनॉमिकली ब्रिटिश को नुकसान पहुंचेगा. बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑब्वियसली जब कंट्री में लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज रिजाइन करने से आएंगे. नॉट टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस, अगेन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सेटबैक. टू रिनाउंस द टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश. मतलब वो इस मूवमेंट के थ्रू हर वो चीज कर रहे थे. एंड दिस हैपेंड. हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल्स छोड़ के वो बाहर निकल आए थे. लोगों ने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था. बट इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आ रहा था, because government was still in place and it could lead to further massacre and killing of the people. Quaid-e-Azam was against, along with some other people, was against this movement. He was not a part of this movement. Then, among all this chaos which is happening, ये Khilafat movement start हुई, 1919 में massacre हो गया, फिर 1920 में there was this non-cooperation movement. एक और impetus आया. वो क्या आया कि जो उस वक्त के उलेमा थे, उन लोगों ने लोगों को कहा, मुसलमानों को कहा कि वो सब कॉन्टिनेंट छोड़ के एक ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पे वो आजादी से रिलीजियसली आराम से रह सकें. सो इट वाज द स्टार्ट ऑफ हिजरत मूवमेंट. हिजरत बाय डेफिनेशन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. अगर हम रिलीजियसली बाय डेफिनेशन जाएं तो हिजरत के बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स और बहुत सारे रीजंस हैं. बट यहाँ पे उलेमा ने मुसलमानों को ये कहा कि वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएं, और ऐसा हुआ. हजारों मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची, अपना सब कुछ छोड़ा, और वो सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड इंडिया छोड़ के प्री पार्टीशन दे मूव टू अफगानिस्तान. सो इट वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट सब कॉन्टिनेंट एंड माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान डिनाइड देयर एंट्री. अब जिस चीज का उनको सामना करना पड़ा, छोड़ के तो वो सब कुछ चले गए. अफगानिस्तान ने उन पे अपने दरवाजे बंद कर लिए. नतीजा क्या निकला? These Muslims were forced to come back to their country. They found nothing as they left after selling their properties. अब ये मुसलमान दरबदर हो गए. अफगानिस्तान वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए. वापस आके इनको कुछ नहीं मिला. सारी प्रॉपर्टी सेल करके गए थे, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जानी भी, माली भी. At the same time, Khilafat movement ended when Mustafa Kemal Ataturk abolished caliphate in Turkey. ये सब जो uprising हो रही थी, that was to save the Ottoman Empire and the caliphate in the Ottoman Empire. खिलाफत को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा था. मुस्तफा कमाल अतातुर्क, who was the founder of the new Turkey, जिसको आज हम जानते हैं, he abolished the caliphate. जब उसने वहां के लीडर ने ही caliphate abolish कर दी, so the Khilafat movement ended. अब जो सिनेरियो था करंट, वो ये था कि मुसलमान दरबदर हो गए थे, उनको जानी माली नुकसान उठाना पड़ा था. उधर से हिंदूज को भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से उन्होंने भी अपनी जॉब्स छोड़ दी. कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दे आर गोइंग टू मूव बैक टू स्क्वायर वन, जहां से उन्होंने ये सारी लड़ाई शुरू की थी. लेकिन जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि अब हिंदूज एज एन आइडेंटिटी एज ए नेशन एंड मुस्लिम्स एज ए नेशन, दे वर यूनाइटेड. और उनका एक डिमांड थी कि दे वांट द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन यूनाइटेड इंडिया. मुसलमानों को ये था कि हमें अपनी आइडेंटिटी मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, पॉलिटिकली हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि हम आजादी से रह सकें. फिर आई नेहरू रिपोर्ट 1928 में. नेहरू वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स. ही वाज द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसने अपनी एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उसने लखनऊ पैक्ट को कैंसिल कर दिया. अकॉर्डिंग टू हिज रिपोर्ट, लखनऊ पैक्ट वाज कैंसिल्ड. प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्टेड. उन लोगों ने मुसलमानों का एक डिमांड जो थी कि वो सेपरेटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें पॉलिटिकली, वो रिजेक्ट कर दी. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑल द रिजर्वेशंस नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ मुस्लिम्स. इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की सर्वाइवल के लिए या डेवलपमेंट के लिए जितने रास्ते थे वो सब बंद कर दिए. एंड दिस बिकेम एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट. इवन Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was not in so much favor of the two nation theory, he was now also very clear in his mind
and vocally and verbally as well कि Muslims needed their own homeland and as a separate nation. So Lucknow Pact was cancelled. Every single acceptance which was given due to the Lucknow Pact was taken back. This report deteriorated relations between the two nations. इस रिपोर्ट की वजह से जो यूनिटी आई थी between Hindus and Muslims as separate nations, according to one demand they had, which was for the self-government, it was cancelled. अब इसके बाद कायदे आज़म के फेमस 14 पॉइंट्स आए, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.